बड़ा पक्का इरादा था कि मैंने आफ्ताब साहब को मरते दम तक छोड़ना नहीं है। जैसे पिछला शो जो मैं करता था खबरहार, उसमें कुछ मसरूफियत ऐसी थी उनके, मैं 100-200 शो करता पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। मैंने कभी आफ्ताब इकबाल साहब से बहस नहीं की थी पैसों के मामले में। तो मुझे उन्होंने जैसे जैसे कहा, यार तुमने ये भी करना है, ओके सर, और यार तू वो भी शो जाया कर, ओके सर, नो प्रॉब्लम। वापसी हो भी सकती, देखें छोटी सी मार्केट है। बब्बू राना और आफ्ताब इकबाल की लड़ाई की असल वजह क्यों है? वो बब्बू राना जो कहता था कि मैं आफ्ताब इकबाल साहब को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने आफ्ताब इकबाल को क्यों छोड़ दिया? 200 दरम का क्या मामला था? दुबई से वापस आने के बाद वो वापस दुबई क्यों नहीं गए? इसके अलावा आफ्ताब इकबाल साहब क्या बब्बू राना को थप्पड़ मारने लगे थे? और बब्बू राना साहब आफ्ताब इकबाल साहब से कितनी रकम चार्ज करते थे और कितने शो में नजर आते थे? बब्बू राना के मुताबिक जो कॉमेडी शो आ रहे हैं उनका जो किंग कौन है, किंग मेकर कौन है, जो सबसे बेस्ट एंकर कौन है जो इस तरह का शो कर सकता है? इसके अलावा क्या बब्बू राना फिर से खबरहार शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं देशबुक छोड़कर? जितने भी आर्टिस्ट आफ्ताब इकबाल को छोड़कर आते हैं उसकी वजह क्या है? इन्हीं सभी पर बब्बू राना ने खुलकर बात की। तो आज की वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बब्बू राना ही की जुबानी सुनाएंगे, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बड़ा पक्का इरादा था कि मैंने आफ्ताब साहब को मरते दम तक छोड़ना नहीं है। जैसे पिछला शो जो मैं करता था खबरहार, उसमें कुछ मसरूफियत ऐसी थी उनके, मैं 100-200 शो करता पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। मैंने कभी आफ्ताब इकबाल साहब से बहस नहीं की थी पैसों के मामले में। तो मुझे उन्होंने जैसे जैसे कहा, यार तुमने ये भी करना है, ओके सर, और यार तू वो भी शो जाया कर, ओके सर, नो प्रॉब्लम। वापसी हो भी सकती, देखें छोटी सी मार्केट है, इसमें भाग के कहाँ चले जाएंगे हम। कह सकते हैं हो भी रही है। शो पाकिस्तान में आया है, तो फिलहाल ये मैं बात अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि इन सब जो हमारे स्टाइल के जितने शो हैं कॉमेडी, ये जो शो है हमारे, उसमें आफ्ताब इकबाल साहब माने नॉनली, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब एंकर्स खुद भी उनका नो डाउट है ही कोई नहीं कंपैरिजन। आफ्ताब इकबाल साहब को भी कहता हूँ कि ये ना एंकरों के शेर मियां दाद हैं। ओके। कि यानी कि फ़ौरन जो अगले को समझ आ जाए बात, वो करनी है, बहुत बरीक बात नहीं करनी। अक्सर लोग इसी वजह से छोड़ के गए भी, यार इन्ना टाइम क्यों लांदे ने, यार इन्ना टाइम क्यों लांदे ने। तो अक्सर जो फनकार उनसे टूटे हैं ना, सीनियर्स जितनी लॉट है आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, आगा माजिद, सलीम अलबेला, अनिल बेला, ये जितने भी लोग छोड़ के गए उनको, और यही वजह थी कि यार टाइम बहुत लांदा है यार, 12 घंटे के विचों 40 मिनट कढ़ने। डायरेक्टर की मर्जी है, वो जितनी देर तक सेटिस्फाइड ना हो वो आपको नहीं छोड़ सकता, उनका स्टाइल है ये। आफ्ताब से मैं आफ्ताब साहब का शो कर रहा था, मुझे आती रहती थी ऑप्शन, कभी ना कभी 4 महीने बाद, साल बाद आ जाती थी ऑप्शन कोई ना कोई, तो मैं उसको स्किप कर देता था कि नहीं यार मैंने आफ्ताब साहब को छोड़ना नहीं है मेरा। और मेरा ये बड़ा पक्का इरादा था कि मैंने आफ्ताब साहब को मरते दम तक छोड़ना नहीं है। हाँ नहीं, इसमें ये जो मैंने लास्ट टाइम देखा है आफ्ताब इकबाल साहब का, ये एक उन्होंने जो कहा कि यहाँ के लोकल से, इसमें कोई सदाकत नहीं है कि मैं किसी अरबी से या किसी लोकल से पैसे मांगूं। मैंने हमेशा अपने अल्लाह से मांगा है और मेरे अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया। 1.5 मिलियन उनसे ले रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लगेज का मसला था, लगेज मेरे पास वेट ज़्यादा था और उन्होंने मेरी जो टिकट करवा के दी वो उसमें कम वेट था। रात को मेरे पास टिकट आ रही है, सुबह मैंने टेक ऑफ करना है। मैंने कहा कि सर मैं 4-5 महीने बाद जा रहा हूँ पाकिस्तान, तो मेरे पास काफ़ी सामान है, ऐसा जो मैंने घर छोड़ के आना है, ठीक है, और मेरे पास कुछ, मैं शादी पे अपने ब्रदर इन लॉ की शादी पे आना था, कुछ मैंने शॉपिंग वगैरह की थी बच्चों वगैरह के लिए। इसी बात पे वो थोड़ी बहुत कह लें कि तू मैं हुई। वो फिर मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं खुद लगा लेता हूँ। तो वो 200 दिरहम का ये रौला था कि 200 दिरहम मैं कह रहा था कि मेरा आप ऑनलाइन करवा दें, अगर मैं एयरपोर्ट पे जाऊँगा मेरे ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो अभी आप 12 घंटे पहले आप वेट बढ़ा सकते हैं ऑनलाइन, जहाँ से आपने टिकट करवाई है उनको बोलें कि मेरा लगेज बड़ा कर दें। उन्होंने ये कहा था तो दे दे, तो मैंने दे दिया, तो वो मैं खुद अपने पैसे देकर आया मुझे, यानी कि एयरपोर्ट पे वो मेरे ज़्यादा पैसे लगे। कुछ वो सिर्फ 100-200 दिरहम में हो जाना था, वो मेरा 300-400 दिरहम लग गया वहाँ पे। तो मैंने उस पर कोई आर्गूमेंट नहीं किया, मैंने कहा सर आप इजी हो जाएं, नो प्रॉब्लम, मैं चला जाता हूँ। नाराज़गी वाली बात नहीं यार, पता क्या बात है, पाकिस्तान में आप काम करते हो ना जब, तो आपको 100 अपने ऑफिस में कोई मसला बने ना, तो आप घर आके रिलैक्स हो जाते हैं। सही कह रहे हैं, है ना, घर आके बच्चों से मिले,
ठीक कह रहे हैं। वो बंदा अपने आप को वो एग्जॉस्ट हो जाता है कि हम्म। नॉर्मल हो जाता है। वहाँ पे मुझे 4 महीने हो गए थे और मैंने यानी कि हमारा वादा ये हुआ था कि हर महीने आपको 26 दिन काम करेंगे या 22 दिन काम ठीक करेंगे, है। 8 दिन आपको हर महीने भेज दिया करें, आप पाकिस्तान जाएं रहें और फिर आ जाएं, ये हमारा। तो वो कुछ उनका भी वहाँ अनबैलेंस सा हो गया काम, तो मैंने भी नहीं उनको कहा कि सर मुझे भेजें। 2-3 दफ़ा वीज़ा एक्सटेंड हो गया मेरा उधर बैठे बैठे ही, ठीक है। एक्सटेंड करवा दिया। तो 4-5 महीने मैंने उनको कहा ही नहीं कि मुझे वापस भेजें। मैंने अपने आप से बात की कि यार मैं अब इस माहौल में कैसे कहूँ कि मुझे 4.5 महीने मुझे उधर हो गए। वो अंदर एक वो पक भी रही थी बात, फिर सेटलमेंट नहीं थी वहाँ पे। उन्होंने मुझे अपने घर में ठहराया हुआ था, मैं रहा भी उनके घर में, लेकिन हम जो है ना वो अब तो अपने घर में नहीं रहते, समझे ना। फैमिली मेरा अब मेरा घर में भी जो मेरा रूम अलग है, ये मेरे अलग सोते हैं, मैंने अलग सोना है, क्योंकि एक होता है ना वो थका टूटा आया बंदा, उसको फुल रेस्ट भी चाहिए। ठीक। आप किसी के घर में ठहरे हुए हैं, उनकी फैमिली भी है। हम्म। हालांकि वो मुझे उन्होंने ये भी स्टेटस दिया था कि आप मेरे बच्चों की जैसे हो, जैसे मेरे बच्चे हैं आप भी बिल्कुल। वैसे ही हो, इधर घर रहो सारा कुछ। तो मैं भाग भाग के फिर टीम में जाता था। टीम ठहरी थी अजमान, हम थे शारजा। बस ये कह लें कि मेरा जज्बाती फैसला था उस वक्त। मैं